हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो सीबीएसई टर्म 1 एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि इस सीरीज के बाकी वीडियो में हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न में हम लोग इसमें एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, और जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी रेटिंग होगी वो स्टार्टिंग फ्रॉम इजी होगी। इजी लेवल के क्वेश्चन हम लोग कुछ पहले देखेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल के, फिर अच्छे लेवल के हम लोग क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। और इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। और ये जो पूरा जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का जो पैटर्न है हमारा, तो उसमें हम लोग कोशिश ये हमारी रहती है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी चैप्टर से सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट कर लें। तो जिस किसी ने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वन शॉट का जो मेरा एक वीडियो है वो नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, वहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट में कंप्लीट कर सकते हो। पूरा मैंने उसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर किया हुआ है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ, IV मतलब क्या हो गया, करंट वर्सेस वोल्टेज है ना, I वर्सेस V, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर्स। तो अभी एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। ओमिक कंडक्टर हम लोग किसको बोल रहे हैं? ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो अगर करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू IR, ये रिलेशन को होल्ड करना चाहिए ओमिक कंडक्टर्स, है ना। तो V इक्वल्स टू IR अगर हम लोग इसको प्लॉट करने जाएंगे तो V को हमें किस में प्लॉट करना है? देखो सारे में ABCD जो ऑप्शन हमारे पास में है, V को प्लॉट किया गया है X एक्सिस में और I को प्लॉट किया गया है Y एक्सिस में। तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है, X इक्वल्स टू Y टाइम्स ऑफ R टाइम्स ऑफ Y, ऐसे लिख सकते हैं ना, R टाइम्स ऑफ Y, इस तरह का हमारे पास में फॉर्मेट आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि Y इक्वल्स टू X बाई R, ये फॉर्मेट है। तो अगर हम लोग 1 बाई R को अगर हम लोग M लिख लें तो हमारे पास कुछ Y इक्वल्स टू MX, इस तरह का ग्राफ हमारे पास में आ रहा है। अगर हम लोग M को लिख लें 1 बाई R, है ना, अगर हम लोग M को 1 बाई R ले लें तो Y इक्वल्स टू MX का ग्राफ मेरे पास में आ रहा है। तो देखो ये जो ग्राफ है ये तो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। Y इक्वल्स टू MX एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो A ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरह से जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ से रिलेटेड, वो हम लोग इजीली हम लोग देख सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, यहां पर बोला गया है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, एक वायर हमें दी हुई है, ठीक है, एक वायर, सपोज एक लेंथ ऑफ वायर दी हुई है ये AB, और इसकी जो रेजिस्टेंस है ये कितनी है? 3 ओम है। इस पूरे वायर की जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम दी हुई है। इस कट इनटू 3 पीसेस, इसको 3 टुकड़ों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है, इसको 3 टुकड़ों में हम लोग इसको बांटते हैं। इस तरह से इसको हमने कट कर दिया, सपोज ये P और Q में इस तरह से डिवाइड कर दिया गया, 3 टुकड़े हो गए AP, PQ, QB, विच आर देन जॉइंट टू फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां जो पीस कट किए गए हैं वो इक्वल पीस में कट किए गए हैं। क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन अच्छे तरीके से नहीं किया, थोड़ा इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि तीनों को इक्वल पार्ट में इस तरह से कट किए गए हैं अगर, है ना, AP, PQ और QB, और इसको हम लोग एक ट्रायंगल में इस तरह से फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल एक बना रहे हैं, है ना। तो सपोज हम लोग एक AP इस तरह से बना देते हैं, AP यहां से ऐसा बना दिया, फिर इसके बाद PQ एक इस तरह से हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, P और Q को, और ट्रायंगल बनाना है तो Q और B इस तरह से अगर हमने ज्वाइन कर दिया, Q और B ये जो लेंथ है इसको हमने यहां पर ज्वाइन कर दिया QB वाले को, ठीक है, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। Q और B जो पॉइंट था उसको हमने यहां से इस तरह से Q और B एक की जगह मान लो B को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया, इसको तीनों को कट किया गया और इस तरह से ट्रायंगल में इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया, है ना। तो ये जो APQ ये सब हमारे लिए मैटर नहीं करता है। बेसिकली 3 रेजिस्टेंस मेरे पास में इस तरह से आ गया। अब पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं A और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग देखें तो अगर 3 इक्वल टुकड़ों में बांटा गया है तो 3 ओम को, तो ये हम लोग बोल सकते हैं AP जो था ये 1 ओम में डिवाइड हो गया होगा, तीनों 1 ओम में इस तरह से डिवाइड हो गए होंगे, है ना। तो ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, और हमें 2 कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सपोज AQ के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यहां से देख सकते हैं ये जो 1 ओम है, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है।
तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम लोग 2 ओम इस तरह से बना सकते हैं कि 2 ओम पैरेलल है किसके, 1 ओम के पैरेलल में है, इस तरह से 1 ओम के पैरेलल में इस तरह से। और हम लोग बोल रहे हैं कि AQ के अक्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2-1 का हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट बिटवीन 2 कॉर्नर्स जो A और Q के बीच में, दैट इज 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 2/3। R इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना आता है ना, दो पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में। तो दिस इज सिंपली 2/3। तो इजी क्वेश्चन है, 2/3 यहां से हम लोग देख सकते हैं, A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे बोला गया है अ गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर विल हैव विथ इट्स कॉइल। तो एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके हम लोग सीरीज में, ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि इसके सीरीज में हम लोग हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, आर सीरीज हम लोग बोलते हैं, और एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं। और हम लोग बोलेंगे कि जो AB टर्मिनल है ना वो एक इस तरह से वोल्टमीटर बन गया। तो हम लोग क्या करें हैं, सीरीज में वोल्टमीटर के लिए हम लोग क्या करें, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते हैं, हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको वोल्टमीटर बनाते हैं, वोल्टमीटर। तो ये पता होना चाहिए। उसी तरह से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं एमीटर के। अगर हमें एमीटर बनाना होता तो एमीटर बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, आर शंट बोलते हैं उसको, आर शंट, है ना। और हम लोग बोलते हैं कि जो AB टर्मिनल है वो उससे हम लोग फिर इसको एज अ एमीटर हम लोग इसको ट्रीट कर सकते थे, है ना। तो ये जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हमने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस होता है ना, शंट रेजिस्टेंस, ये बेसिकली हम लोग इसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए वोल्टमीटर और एमीटर के केस में, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग वोल्टमीटर की बात की जाए या वोल्टमीटर के बारे में पूछ रहे हैं, तो सीरीज में हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम लोग देख सकते हैं यहां से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th क्वेश्चन होगा ये शायद ना, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, AB इज अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग एक पोटेंशियोमीटर हमें दिया हुआ है और AB यहां से हम लोग एक वायर इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है ना। पोटेंशियोमीटर में इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। ये जो यहां से रेजिस्टेंस R दिया हुआ है ना, इसको हम लोग अगर इंक्रीज करें द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट, तो ये जो बैलेंस जहां पर J पॉइंट में जो बैलेंस हो रहा है वो किधर शिफ्ट करेगा, A की तरफ, B की तरफ, वहीं पे रहेगा, या D ऑप्शन में पूछा गया, बोला गया फर्स्ट टुवर्ड्स B देन बैक टुवर्ड्स A। हम लोग को यहां पर क्या बोला है, देखो यहां पे ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, AB इस तरह से हम लोग एक वायर इस तरह से AB वायर लगाते हैं, जनरली 100 सेंटीमीटर इस तरह से हम लोग लगाते हैं। और यहां पे एक हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस R होता है जिसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। अब बोला गया कि जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते हैं तो ये जो जॉकी का ये जो पॉइंट है ये किधर को शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, A की तरफ शिफ्ट करेगा, B की तरफ शिफ्ट करेगा, या चेंज नहीं करेगा, या क्या होगा, है ना। तो देखो ये हम लोग बेसिकली पोटेंशियोमीटर को किस बेसिस पे हम लोग जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये बेसिकली किस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल आता है, हम लोग एक नल पॉइंट खोजते हैं। ये जो J पॉइंट है ना, ये हम लोग एक नल पॉइंट खोजते हैं, जो जॉकी वाला जो पॉइंट है, और हम लोग बोलते हैं कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज AJ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो कि इस EMF का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तभी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नल पॉइंट शो कर रहा है, मतलब ये जो करंट है वो जीरो हो जा रहा है ना। दैट मींस बोल सकते हैं कि AJ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इस बैटरी का, ये जो अननोन जो हम लोग मेजर कर रहे हैं EMF, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, अननोन EMF है। अननोन EMF के बराबर हो जाएगा AJ, जो यहां पर AJ दिख रहा है, AJ का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अगर हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहां से देखो कि AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। अगर हम लोग ये रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग क्या करें, बेसिकली ये जो पोटेंशियल है, सपोज ये पोटेंशियल V है, तो V का कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा AB के अक्रॉस और कुछ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कैपिटल R रेजिस्टेंस है ना। तो अगर हम लोगों ने कैपिटल R को बढ़ाया, रेजिस्टेंस को हमने बढ़ाया, ठीक है, ये R रेजिस्टेंस को हमने बढ़ाया, तो ड्रॉप अक्रॉस R बढ़ेगा मेरा, और ड्रॉप अक्रॉस R अगर बढ़ता है तो ड्रॉप अक्रॉस AB घट जाएगा। तो यहां से मैं लिखता हूं
आर को अगर मैंने इंक्रीज किया तो ड्रॉप अक्रॉस ए बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ड्रॉप अक्रॉस, लिख देता हूं, ड्रॉप अक्रॉस आर क्या हो रहा है, इंक्रीज। आर के इंक्रीज करने पे ड्रॉप अक्रॉस ए बी डिक्रीज करेगा और ड्रॉप अक्रॉस आर इंक्रीज करेगा। तो ये वाले पॉइंट को देखो, अगर ड्रॉप अक्रॉस ए बी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ड्रॉप अक्रॉस अगर ए बी डिक्रीज हो रहा है तो जो नल पॉइंट है उसको हमें किधर शिफ्ट करना पड़ेगा। नल पॉइंट जो है, ये जो जॉकी वाला पॉइंट है, वो किधर शिफ्ट होगा, यहां से देखो, अगर ये ए बी के क्रॉस ड्रॉप जो है वो डिक्रीज हुआ, सपोज मैं बोलता हूं कि V जो है, सपोज यहां पर ले ले, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर अगर हम लोग बोले कि ये 10 वोल्ट है ना, और ये हमको 5 वोल्ट मेजर करना है, यहां पे 5 वोल्ट मेजर करना है, तो किसी वैल्यू ऑफ R के लिए, R के अक्रॉस सपोज पोटेंशियल ड्रॉप था 2 वोल्ट और AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो 8 वोल्ट था, ठीक है, 8 वोल्ट यहां ड्रॉप था, 2 वोल्ट यहां ड्रॉप था और ये 10 वोल्ट था, और यहां पे कहीं J पॉइंट पे ये इसको बैलेंस आउट करा था, तो J पॉइंट पे बैलेंस आउट करने पे क्या था, ये 5 वोल्ट था और ये 3 वोल्ट था, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 5 वोल्ट इधर, 3 वोल्ट इधर, AJ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट था और ये 3 वोल्ट। अब जैसे ही हमने R इंक्रीज किया, R को सपोज हमने इंक्रीज किया और ये जो R के क्रॉस जो ड्रॉप हो गया वो कितना हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया सपोज, है ना, 4 वोल्ट हो गया, तो अब इसके क्रॉस AB के क्रॉस कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट में ये यहां से यहां तक अगर मेरे को 5 वोल्ट ड्रॉप लेना है तो जॉकी का जो पॉइंट है वो आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, जॉकी का पॉइंट जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ड्रॉप अक्रॉस AB जो है वो कम हो गया है। ड्रॉप अक्रॉस अगर R मैंने बढ़ा दिया है, कैपिटल R को अगर मैंने बढ़ा दिया, नोन रेजिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया है, तो ड्रॉप अक्रॉस AB कम हो गया। ड्रॉप अक्रॉस AB कम हो गया मतलब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो पोटेंशियल का ड्रॉप है अक्रॉस द लेंथ, वो कम हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ कम हो जाएगा। दैट मींस हमें पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए लाने के लिए इस जॉकी के इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग वो 5 वोल्ट अचीव करें, है ना। इसी केस में देखो, जैसे ये 10 वोल्ट था और ये अगर मान लो बढ़ के 4 वोल्ट हो गया, तो अब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप, इसके क्रॉस ड्रॉप है वो कम हो गया, AB के क्रॉस ड्रॉप कम हो गया, तो AB के क्रॉस ड्रॉप कम हो गया, तो इसको अगर 5 वोल्ट मुझे मेंटेन करना है तो इस जॉकी को मुझे आगे की तरफ इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जॉकी किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स B, तो टुवर्ड्स B, तो A इसका हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर, करंट I इन द शेप ऑफ अ सर्कल। तो एक इस तरह का मेरे पास में करंट कैरिंग वायर है जिसको हमने सर्कुलर शेप दिया हुआ है और इसमें I करंट फ्लो इस तरह से हो रहा है। Note that as the current progresses along the wire, the direction of J changes in an exact manner. ठीक है? While the current I remains unaffected. The agent that is essentially responsible. तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि देखो, ये चीज तो पता ही होगी कि जो I है, अगर हम लोग करंट की बात करें तो ये करंट किस तरह का क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम लोग करंट डेंसिटी की बात करें, दिस इज J, दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी किस तरह का क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी अगर इस तरह से सर्कुलर वायर की अगर हम लोग बात करें तो जो करंट है, नेट करंट तो उसमें सेम होगा, जो करंट है वो सेम होगा, लेकिन करंट डेंसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, है ना। हर जगह पे इसकी करंट डेंसिटी, सपोज एक हम लोग इसको इस तरह से कुछ क्रॉस सेक्शन बना देते हैं, इस वायर जो कंडक्टर है ना, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन अगर इस तरह से हम लोग बना देते हैं और हम लोग एक इस तरह के क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से देखते हैं, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं, तो जो करंट डेंसिटी इस पॉइंट में जो डायरेक्शन होगी ना, वो इस डायरेक्शन में होगी करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, J इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, और ये जो करंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। वो करंट हम लोग लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो करंट डेंसिटी हम लोग J इक्वल्स टू I अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया से हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। और अगर हम लोग, तुमको ध्यान होगा तो हमने करंट डेंसिटी को J इक्वल्स टू सिग्मा E इस तरह से हमने इसको डिराइव भी किया था, ठीक है। J इक्वल्स टू सिग्मा E, सिग्मा यहां पर क्या है, सिग्मा यहां पर दिस इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी
इस तरह से हम लोग लिखते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी सिग्मा हमें पता है दैट इज 1/ρ, रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। खैर वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है। जो कंडक्टिविटी है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, उसके लाइन में होगी, है ना। तो क्योंकि ये जो सिग्मा है दैट इज कंडक्टिविटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी की अगर हमें डायरेक्शन की बात बोली जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा करंट डेंसिटी की डायरेक्शन के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो चार्ज के एक्यूमुलेशन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जनरेट हो रही है। मैं थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा डिटेलिंग इसको बताता हूं कि यहां से तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो जे की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। तो ए बी ऑप्शन तो यहां से करेक्ट है, बट थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा फील दिलाता हूं कि ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की जो यहां पर बात की गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी उसका मैं थोड़ा सा फील दिलाता हूं। तो देखो, सोर्स ऑफ ईएमएफ पे तो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करी, तो ए तो यहां पर से हमारे पास में इनकरेक्ट है, बी यहां से करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां से इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। सी ऑप्शन को देख लेते हैं, द चार्जेस जस्ट बिहाइंड अ गिवन सेगमेंट ऑफ वायर विच पुश देम जस्ट द राइट वे ऑफ रिपल्सन। ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास बात दिया हुआ है, द चार्ज अहेड, ये सब तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी जो करंट डेंसिटी। तो बी यहां से करेक्ट है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से अगर समझने की कोशिश करें, है ना, तो सपोज हम लोग बोले कि इस तरह का एक हमारे पास में सिचुएशन है, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर में ऐसा समझ लो, एक कंडक्टर है, वो इस तरह से बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से टर्न है। सपोज यहाँ पे कंडक्टर में इस तरह से यहाँ पर टर्न है, क्योंकि सर्कल है ना। अगर यहाँ पे हमें जो केस दिया हुआ है वो पूरा सर्कुलर दिया हुआ है, तो मैं एक टर्न में बताता हूं कि एक टर्न में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किस तरह की मैकेनिज्म हो रही होगी, किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होगी, तो उसमें थोड़ा सा और फील आ जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, बस मैं थोड़ा सा फील दे रहा हूं। सपोज एक मेरे पास में इस तरह से टर्न है, तो सर्कल में इस तरह से बहुत सारे इस तरह से टर्न से बना हुआ एक सर्कल है, बहुत सारे टर्न, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न से सर्कल बना हुआ। तो टर्न्स में एक बार समझ लो कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो का मैकेनिज्म है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पे, तो उसमें पूरे सर्कल में इस चीज को विजुअलाइज करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं बोल रहा हूं कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, और इस तरह से यहां से टर्न में इस तरह से टर्न हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पे जो इस तरह से अगर टर्न हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हम लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन्स में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कुछ फोर्स लगना पड़ेगा, तभी वो इस तरह से टर्न हो रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगाने वाला है कौन लगा सकता है? इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे पहले देखते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की पहले वेलोसिटी ऐसी थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में थी, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी फाइनली इस डायरेक्शन में आ गई। मतलब पहले जो मोमेंटम था वो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, पी इनिशियल में ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स का, और फाइनल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का पी फाइनल इस डायरेक्शन में हो। तो फोर्स का जो डायरेक्शन हमें पता है, फोर्स बेसिकली क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा। चेंज इन मोमेंटम लोग क्या लिख सकते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो एवरेज मोमेंटम का जो चेंज आया। तो बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को अगर हमें वेक्टरली ऐड करना है तो बेसिकली हमें माइनस पी इनिशियल करना है, मतलब पी इनिशियल का डायरेक्शन हमें इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से पी इनिशियल को हम लोग ये माइनस पी इनिशियल का डायरेक्शन लिख दिया, है ना। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को अगर हम लोग वेक्टोरियली इस तरह से ऐड करें तो हमें ये चीज समझ में आएगा कि यहां से हम लोग इसको वेक्टोरियली ऐड करते हैं, इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करें तो जो मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में बेसिकली मेरे पास में आ गया। इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है, दैट मींस फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स में इस डायरेक्शन में, इस तरह से टर्निंग में इस डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है, तो अगर ये टर्निंग में फोर्स लग रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? तो फोर्स बराबर हमें पता है कि Q इंटू ई। इस फॉर्मूले से जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, जो कि हमने देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमें यहां से मिल रहा है, ये बेसिकली आ रहा है एक्यूमुलेशन, यहां पर कुछ, यहां इधर कुछ चार्ज का एक्यूमुलेशन है, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इतना डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहां से तुम्हारे लेवल पर जो चीज समझना है, बस J इक्वल्स टू सिग्मा E, ये चीज समझ लो, यहां पर तुम्हारा काम खत्म है। कि जो भी तुम्हारा जो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और यहां से यहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने बस थोड़ा सा एनालिसिस बता दिया, थोड़ा सा इसके ऊपर तुम सोच सकते हो इस डायरेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2 बैटरीज ऑफ EMF E1 एंड E2, और यहां पे दिया हुआ है हमें क्या कि E2 इज ग्रेटर देन E1, 2 EMF है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R1 एंड R2 दिया हुआ है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस तरह से कनेक्टेड करने हमने पैरेलल में। इक्विवेलेंट EMF के बारे में पूछा गया, तो हमें पता है कि 2 पैरेलल इक्विवेलेंट इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट विल बी E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमें पता रहता है, E इक्विवेलेंट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये सबको पता है। ओके, अब यहां पे पूछा गया है ये जो E इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक होगी, ये किसके बराबर होगा। तो ए पार्ट में बोला गया है कि E इक्विवेलेंट इज बिटवीन E1 एंड E2, ऐसा होगा क्या, या E इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन E1, ऐसा होगा क्या, E इक्विवेलेंट इज गिवन बाय E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ऐसा थोड़ी ना होता है। सी तो ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन यहां से ऐसा तो नहीं होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। E इक्विवेलेंट तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, E इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, दिस इज डिपेंडेंट, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है ना। अब अगर हम लोग बात करें कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो एक काम करो, इसमें अगर हम लोग सिंपल सा काम करें कि E इक्विवेलेंट को अगर हम लोग लिखना चाहें कुछ इस तरह से, E1 अगर हम लोग इसमें से कॉमन निकाल दें, है ना, E1 अगर कॉमन निकाल दें तो ये अंदर में क्या बचता है, देखो 1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस E2 बाई E1 इंटू इसको ऐसे E2 बाई E1 इंटू 1 बाई R2 ऐसे लिख लो, अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब अगर यहां पर बोला गया है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, मतलब ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, है ना, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। तो देखो ऊपर में सेम चीज रखा हुआ है 1 अपॉन R1 प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R2, सम के कांस्टेंट बोल दो, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये चीज समझ में आता है कि ये जो क्वांटिटी, ऊपर जो क्वांटिटी रखी हुई है वो नीचे क्वांटिटी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऊपर वाली क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ जो E2 बाई E1 दैट इज ग्रेटर देन 1, ये जो क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ऊपर वाली ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो नीचे वाली क्वांटिटी से तो बड़ी है, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1, यहाँ जो हम लोग E2 बाई E1 का जो रेशियो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो ये जो रेशियो है E2 बाई E1 दैट इज ग्रेटर देन 1, तो 1 अपॉन R1 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R2, तो नीचे वाले टर्म से तो बड़ा है। तो इतना पक्का बताए कि ये जो कंप्लीट है 1 अपॉन R1 प्लस E2 बाई E1 इंटू 1 अपॉन R2, और नीचे वाला टर्म है, तो ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, है ना, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन E1, ठीक है, ये चीज हम लोग यहां से इन्फर कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर हम लोग ये ग्रेटर देन E1 अगर हम लोग बोल दिया तो हमारा ए ऑप्शन डायरेक्टली यहां से आ जाता है, लेकिन चलो हम लोग ये भी प्रूव कर लेते हैं कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन E2, ये चीज भी हम लोग प्रूव कर लेंगे तो ए ऑप्शन हमारा पूरा पक्का हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग E इक्विवेलेंट को एक अलग तरीके से लिखते हैं। E इक्विवेलेंट को हमने तभी E1 कॉमन निकाला था, यहाँ पर इस जगह पर E1 कॉमन निकाला था, यहाँ पर E2 कॉमन निकाल दो। E2 कॉमन निकालते ही देखो इस इक्वेशन से E2 अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो दिस बिकम्स E1 बाई E2 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस E2 कॉमन निकाला ना, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन R2 और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां से फिर से अगर हम लोग देखें एक बार फिर, तो ये देखो ये E2 बाई E1 जो क्वांटिटी है दिस इज लेस देन 1, क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो ये क्वांटिटी इज लेस देन 1।
तो ऊपर और नीचे देखो, ऊपर और नीचे अगर हम लोग देखें तो ये क्वांटिटी को कंपेयर करो और ये क्वांटिटी को कंपेयर करो, तो ऊपर वाली क्वांटिटी लेस देन 1, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से छोटी होगी। अभी इस केस में ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से छोटी होगी, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर E1/E2 का है दैट इज लेस देन 1। तो ऊपर वाली क्वांटिटी अगर नीचे वाली क्वांटिटी से छोटी है तो E इक्विवेलेंट E2 से कम होगी। तो E इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन E2। तो ये ग्रेटर, एक केस आ गया हमारे पास में ग्रेटर देन E1, ये पहला केस, और दूसरा केस हमारे पास में आ गया लेस देन E2। तो E इक्विवेलेंट कहां से कहां तक रेंज हो रही है, मतलब E इक्विवेलेंट मेरी रेंज होगी फ्रॉम E1 टू E2। ठीक है, E इक्विवेलेंट विल रेंज फ्रॉम E1 टू E2। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में आ गया दैट इज A। बी यहां से गलत हो जाता है दो, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज A। हाँ, अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर बोला गया है द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विथ टाइम एज। तो एक हमें चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है Q दैट इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ अल्फा टी प्लस, यहां पर ऐसा है प्लस छूट गया लगता है, अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर प्लस 1/6 गामा टी क्यूब। इस तरह से एक चार्ज का इक्वेशन हमें दिया हुआ है वेर अल्फा बीटा गामा और पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, देन द इनिशियल करंट। तो करंट हमें इनिशियल करंट बताना है I एट t इक्वल्स टू 0, यही होता है ना इनिशियल करंट। तो अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो करंट को हमें क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं dq/dt, हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो एक बार इस ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, तो ऊपर वाला टर्म डिफरेंशिएट करने पर बन जाता है अल्फा प्लस 2 से ये कट जाएगा, बीटा टी बचेगा ऊपर में, प्लस ये बचेगा 3/6 दैट इज 1/2 गामा टी स्क्वायर। ये मेरे पास में करंट, और यहाँ पे हमें करंट एट t इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो एट t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो I की जो वैल्यू आ गई दैट इज अल्फा। ये बाकी t इक्वल्स टू 0 पे ये 0 ये 0, तो I इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास में, ये A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में देखो, मीटर ब्रिज हम लोग जो यूज करते हैं उसमें जो मीटर ब्रिज में लिख देता हूं मीटर ब्रिज, उसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ना, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा मीटर ब्रिज में भी लगता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बस यहाँ पर दो अलग अलग रेजिस्टेंस की जगह तार होता है ना, इस तरह से वायर होता है। स्टूडेंट चूज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S to be 100 ohm. He finds the null point at L equals to 2.9 सेंटीमीटर। तो देखो कुछ इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन होता है, ये हमारे पास में R होता है ना, एक रेजिस्टेंस, और इस तरह से एक S रेजिस्टेंस होता है ना, और यहाँ से हमारे पास में एक जॉकी होता है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस तरह से कनेक्टेड होता है, और इस जॉकी को हम लोग इस तरह से रन करते हैं, और एक हमारे पास में इस तरह से वायर होता है ना, वायर इस तरह से होता है, और इस तरह से कुछ वोल्ट मीटर नीचे से इस तरह से वोल्टेज इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन होता है। तो एक अगर हम लोग लेंथ माने, इसका अगर L1 मानते हैं, तो ये जो लेंथ होता है दैट इज 100 - L1। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेंथ लेते हैं, एक L1 है तो दूसरा 100 - L1। तो ये मीटर ब्रिज का बेसिक है ना, ये चीज पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग को जो रेजिस्टेंस जो मेजर करना होता है, उस मेजर करने वाले रेजिस्टेंस को हम लोग R में हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं, और S जो हम लोग लेते हैं दिस इज स्टैंडर्ड, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं, है ना। और जिसको हम लोग को मेजर करना रहता है इसको हम लोग अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये मीटर ब्रिज का बेसिकली इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको हम लोग अरेंजमेंट होता है मीटर ब्रिज का। अब इसमें बोला गया है कि जो नल पॉइंट है, इस तरह का सिचुएशन है, और S दिया हुआ है, S अगर दिया हुआ है 100 ओम, S अगर 100 ओम दिया हुआ है किसी कंडीशन में, S हमने 100 ओम सेलेक्ट किया है, तो नल पॉइंट जो है दैट इज L1 इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे L1 अगर 2.9 है तो 100 - L1 हम लोग निकाल सकते हैं। 100 - L1 कितना हो जाएगा, 100 - L1 अगर हम लोग करें तो 100 में से हम लोग माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 2.9 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो 100 में से अगर हम लोग 2.9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये बच जाएगा मेरे पास में
97.1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास में 97.1 सेंटीमीटर ये बचेगा और ये इस यहाँ पर जो बच जाएगा दैट इज 2.9 सेंटीमीटर। तो इस तरह का हमारे पास में एक बैलेंसिंग कंडीशन आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर पे। 100s को अगर हमने 100 चूज किया तो उस केस में जो अननोन रेजिस्टेंस है आर हम लोग उस केस में बोल सकते हैं कि आर जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन लगता है R अपॉन S दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये बेसिकली मेरे पास में कंडीशन होता है अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन देखें तो इस तरह के कंडीशन है। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी व्हाट इज R की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज S दैट इज 100 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। ये इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। तो R की वैल्यू अगर हम लोग यहां से निकालते हैं इस तरह से अगर हम लोग R की वैल्यू निकालते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 2.98 ओम। ठीक है, इसको निकालना दिस कम्स आउट टू बी 2.98। ठीक है, अब 2.98 आ गया। अब यहां पर बोला गया है ही इज टोल्ड, यहां पर आगे देखो आगे की जो कहानी है, ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। अब इसकी एक्यूरेसी वो किस तरह से, जो इस मीटर ब्रिज की एक्यूरेसी वो किस तरह से इंप्रूव करेगा, ये तो उसने निकाल दिया। एस दिया हुआ था स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस L1 100 माइनस L1 उसने निकाल दिया जॉकी से और उसने R की वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दी। अब इस ब्रिज की उसको एक्यूरेसी को बढ़ानी है। तो हमें पता है कि अगर इस तरह की ब्रिज की एक्यूरेसी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो ये जो नल पॉइंट होना होगा, अगर ब्रिज की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो जो नल पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट में आना होगा, जो नल पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट में होना पड़ेगा, तब ये बेसिकली ब्रिज की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना। तो फॉर एक्यूरेसी हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी अगर हम लोग बात करें तो एक्यूरेसी में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो L1 की वैल्यू अगर मिड पॉइंट होनी है तो L1 50 हो जाना पड़ेगा, है ना, और ये 50 हो गया तो ये जो नल पॉइंट है वो सेंटर मिड पॉइंट में आनी चाहिए। तो R/S, जो R/S की जो वैल्यू आ गई वो L1 की अगर वैल्यू मिड पॉइंट है, L1 मिड पॉइंट है तो 50/50 हो जाएगा दैट इज 1। तो R जो है वो S के बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो R जो है S के बराबर होना पड़ेगा, दैट मीन्स हम लोग, हमारे पास जो हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में S है, हम लोग R तो अननोन रेजिस्टेंस है, हम लोग R को अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो S हमारे कंट्रोल में है, तो S को हमें चेंज करना है। तो हम लोग बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि S की वैल्यू R के बराबर हो जानी पड़ेगी। S हमारे पास है, S हम लोग चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो S की वैल्यू हम लोगों को R के बराबर करनी पड़ेगी। और उस केस में जो R की जो वैल्यू हो जाएगी, S की जो वैल्यू हो जाएगी वो अराउंड 2.98, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, S की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 3 ओम के अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को S की वैल्यू को रखना पड़ेगा। ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें 3 ओम रखनी पड़ेगी। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिखता है दैट इज C, है ना, ही शुड चेंज S to 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 2 cells of EMFs approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 centimeter। तो 2 EMF है हमारे पास में 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, और इसको हमें बेसिकली मेजर करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अगर हम लोग इसका स्कीमेटिक बनाएं तो इस तरह का हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स होगा कुछ इस तरह से, है ना, एक वोल्टेज सोर्स है और इस तरह का हमारे पास में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, पोटेंशियोमीटर इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना। और यहाँ पर हमारे पास में एक वायर बोल दो, है ना, इस तरह की वायर होती है AB, इस तरह का कुछ लेंथ होता है, इसमें 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। और यहाँ से जो अननोन वोल्टेज होता है उसको हम लोग अननोन जो सपोज EMF है उसको हम जिसको हमको मेजर करना है वो हम लोग कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सपोज EMF 1 दिया हुआ है यहाँ से, है ना, और उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर इस तरह से, और इस तरह से हम लोग जोकी के थ्रू इसको कनेक्ट, यहाँ से इस तरह से नल पॉइंट ढूंढते हैं। और जहाँ पे EMF बराबर हो जाए, सपोज यहाँ पर पॉइंट P है और ये पॉइंट अगर E1 के बराबर हो जाए तो वो नल पॉइंट बेसिकली हमें मिल जाएगा, है ना। और इस तरह से अगर हमने 2 EMF को बेसिकली अगर हमें करना है तो उसको हम लोग थ्रू स्विच कनेक्ट करेंगे, इस तरह से हम लोग स्विच के थ्रू इस तरह से कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, एक स्विच S1 होगा। और उसी तरह से दूसरा EMF हम लोग जिसको मेजर करना है E2 में बोल देते हैं, और इसको हम लोग एक स्विच लगा देंगे S2 सपोज, और इसके थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, है ना। किसी टाइम पे S1 को अगर हमने क्लोज किया
तो हम लोग E1 का नल पॉइंट ढूंढ के E1 मेजर कर सकते हैं। S2 को हमने अगर S2 स्विच को ऑन किया है तो E2 का हम लोग बेसिकली नल पॉइंट ढूंढ सकते हैं और हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब यहां पर बोला गया है 2 सेल्स ऑफ EMF 5 वोल्ट। अगर हम लोग E1 को 5 वोल्ट ले लें, यहां पर जो केस हमें दिया हुआ है E1 1 वोल्ट हमें 5 वोल्ट दिया हुआ है और दूसरा हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है ना। इसको हमें बेसिकली मेजर करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें पहले में पूछा गया बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट। तो ये जो बैटरी की जो वोल्टेज है ये 8 वोल्ट मिनिमम 8 वोल्ट होनी चाहिए, है ना। शुड हैव वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट। तो देखो अगर ये 8 वोल्ट हो गया, अगर ये वोल्टेज 8 वोल्ट हो गया, ये जो V दिया हुआ ये अगर 8 वोल्ट हुआ तो 10 वोल्ट को कैसे मेजर करोगे? तो इसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए इस बैटरी की, है ना, बैटरी की बोल दो या फिर ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है V, ये कम से कम तो 10 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, कुछ 10 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, ताकि हम लोग ये जो E1 और E2 को मेजर करना है, E1 और E2 को मेजर करना है तो कम से कम तो ये 10 वोल्ट होनी चाहिए ना ये बैटरी, मिनिमम 10 वोल्ट। तब तो AB के अक्रॉस वो पूरी की पूरी वो 10 वोल्ट, अगर 10 वोल्ट मेजर करना है तो E2 के अक्रॉस कहीं में AB के अक्रॉस नल पॉइंट आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट तो कम से कम 10 वोल्ट तो चाहिए ना वो। तो ए पार्ट तो यहां से गलत हो जाता है क्योंकि ये 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट में कैसे मेजर करोगे? 8 वोल्ट में 10 वोल्ट को कैसे मेजर करोगे? हमें क्या, हम लोग मेजर कैसे करते हैं, जैसे ये 10 वोल्ट मेजर करना है, दैट मींस एपी के क्रॉस हमारे पास में 10 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए। एपी के क्रॉस 10 वोल्ट हुआ तभी तो हम लोग E2 को मेजर कर पाएंगे 10 वोल्ट को। और ये 10 वोल्ट कब होगा? जब ये V 10 वोल्ट से ऊपर होगा कुछ, है ना, तभी तो हम लोग नल पॉइंट ढूंढ पाएंगे, नहीं तो नल पॉइंट तो हमें मिलेगा ही नहीं। 10 वोल्ट आएगा नहीं तो हम लोग A टू B पॉइंट को हम लोग लेके B पॉइंट तक भी पहुंच जाएं तब भी हमें 10 वोल्ट का ड्रॉप नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अगर V को मैंने 8 वोल्ट रख दिया तो मैक्सिमम AB के क्रॉस ड्रॉप मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये R को अगर हम लोगों ने 0 कर दिया, उस केस में AB के क्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो मैक्सिमम 8 वोल्ट ही आ पाएगा। तो कैसे मेजर करेंगे? तो V की मिनिमम वैल्यू तो 10 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो A गलत हो जाता है। B में देखो क्या बोला गया है, the battery of potentiometer can have a voltage of 15 volt and are adjusted so that potential drop across the wire slightly exceeds 10 volt। बहुत अच्छी बात है। ये बोल रहा है कि इसको 15 वोल्ट हमने रख दिया, है ना, इसको हमने अगर 15 वोल्ट रख दिया और R को हमने कुछ, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको हमने कुछ इस तरह से, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको कुछ इस तरह से हमने चेंज किया ताकि जो AB के क्रॉस, ये जो AB पॉइंट है, AB जो लेंथ है ना, ये जो वायर है या फिर इसको AB बोल दो, उसके अक्रॉस 10 वोल्ट से स्लाइटली ग्रेटर देन 10 वोल्ट रखा। तो हाँ बढ़िया है। इसमें अगर इसमें ग्रेटर देन AB के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 10 है तो हम लोग 10 वोल्ट को मेजर कर पाएंगे, कहीं पे नल पॉइंट आ जाएगा, है ना। बी के अराउंड ही कहीं पे 10 वोल्ट का वो जो नल पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा। तो बी यहां से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सी को देखो, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर फायर इटसेल्फ शुड हैव पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। तो ये जरूरी तो नहीं है ना, ये किस लिए जरूरी है? ये तो जरूरी नहीं है जो इसमें बोला गया है। सी पार्ट जो बोला गया है ये बोल रहा है कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर, टोटल AB अगर 100 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर में ही 10 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हमें किसने बोला कि नल पॉइंट हमें बिल्कुल मिडिल में ही चाहिए? नल पॉइंट हमें मिडिल में ही चाहिए ऐसा तो हमें किसी ने बोला नहीं है ना। तो ये तो जरूरी नहीं है। सी इज नॉट मतलब दिस इज नॉट कंपल्सरी। तो डी पॉइंट में देखते हैं, पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंसेस नॉट वोल्टेजेस। तो ये तो गलत है ना, हम लोग वोल्टेज भी EMF भी हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर में। तो यहां से जो बोला गया है जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग देख सकते हैं, यहां से बी यहां पे हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1/2 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस। तो कुछ इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है। एक मेटल रॉड है, उसकी लेंथ दी हुई है और लेंथ विड्थ ब्रेड्थ सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, इसको 3D में इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। इस तरह की मेटल रॉड होगी 3D में, इस तरह की मेटल रॉड है
और इसकी जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग ले लेते हैं सब 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये है दिस इज हाफ सेंटीमीटर। तो इस तरह का सिचुएशन है मेरे पास में। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस आएगी, ऐसा हमारे पास में ABCD 4 ऑप्शन है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस आएगी। तो बोला गया है कि when the battery is connected across 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1/2 सेंटीमीटर फेस। तो देखो ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1/2 सेंटीमीटर फेस, मतलब इस फेस के अक्रॉस अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा बोल रहा है कि इस तरह से हम लोग अगर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पहला केस ऐसा बोला गया है। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस मेजर आएगी वो मैक्सिमम आएगी, या फिर दूसरा केस बोला गया है, दूसरा केस इसमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर फेस। तो 10 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर फेस कौन सा आ गया, 10 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर फेस, इसके क्रॉस, इस फेस के क्रॉस, बी पार्ट में बोला गया है इस फेस के क्रॉस, पूरा शेड कर देता हूं यहां से सपोज। तो इसके क्रॉस अगर हम लोग वायर निकालें, तो वायर निकालते हैं, रुको इसके क्रॉस में दिखाता हूं कौन सा किस तरह का वायर, इस तरह का वायर निकालेंगे इस तरह से, और ये जो है ये इसी तरह से जो पीछे फेस बनेगी ना, उस तरफ से ये वायर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये बी पार्ट वाला हो गया, ये हमारे पास में बी ऑप्शन ये वाला हो गया। सी ऑप्शन में बोला गया 10 सेंटीमीटर क्रॉस 1/2 सेंटीमीटर फेस, मतलब मैं बताता हूं कौन सा वाला फेस, इसको और एक कलर ले लेते हैं, हाँ 10 सेंटीमीटर क्रॉस 1/2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला फेस, इस फेस के क्रॉस, ये जो ग्रीन वाला ये सी पार्ट है। और इसमें कैसे वायर कैसे कनेक्ट हुआ होगा, कुछ इस तरह से कनेक्ट हुआ होगा। इसको कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं, सपोज यही, चलो यही ले लेते हैं, पीला ही ले लेते हैं। यहां से इस तरह से कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है, और इसके नीचे से निकला होगा, मतलब इधर ही जैसा फेस है ना, ऊपर में जिस तरह का फेस है ग्रीन वाला जो बना रखा है, वैसे ही नीचे से। तो ये 3 सिचुएशन। डी पार्ट में बोला गया है कि सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ 3 फेसेस। तो ये डी पार्ट तो गलत हो गया यार, ये क्योंकि क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा ना, ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो देखो एक चीज तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, ρL/A, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब अगर पूरे इस मेटल रॉड को देखें, तो मेटल रॉड के लिए तो रो तो पूरे के लिए कांस्टेंट हम लोग को लेके चलना है, क्योंकि मटेरियल सेम है। रो किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल सेम है तो रो सबके लिए सेम है। तो आर जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब L/A, अब L क्या है, A क्या है, तो जो क्रॉस सेक्शन जो हम लोग बना के रखे, जो फेस का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज एरिया, वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें उसमें से निकालना है। तो जो ए पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो हम RA से अगर लिखूं तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू RA, जो ए पार्ट में जो क्वेश्चन, उसमें देखो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, 1/2 क्रॉस 1, तो ये 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। तो जो बचा हुआ लेंथ कौन सा हो गया, 1/1 इंटू 1/2 हो गया। तो बचा हुआ जो क्रॉस बचा हुआ दैट इज लेंथ, तो वो कितना हो गया 10, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं RA इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 20, ठीक है, RA इज प्रोपोर्शनल टू 20। उसी तरह से RB अगर हम लोग देखें तो RB इज प्रोपोर्शनल टू, यहां से देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 10 क्रॉस 1 लिखा हुआ है, 10 क्रॉस 10 मतलब यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बचा हुआ कौन सा पार्ट हो गया, 1/2 सेंटीमीटर बचा हुआ है। तो RB इज प्रोपोर्शनल टू, इसलिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं RB इज प्रोपोर्शनल टू 10 ऊपर चला गया और 10 1/20, दिस इज 1/20 है ना, ये 1/20 के प्रोपोर्शनल है। RC अगर हम लोग बात करें तो RC में देखो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, 10 इंटू 1/2 दिया हुआ है, दैट मीन्स 10 इंटू 1/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो लेंथ होगी वो बची हुई लेंथ कौन सा डायमेंशन हो गया, 1 सेंटीमीटर है ना। तो RC इज प्रोपोर्शनल टू 1/5, RC इज प्रोपोर्शनल टू 1/5। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो RA, जो A पार्ट जो दिया हुआ है ना दैट इज मैक्सिमम। तो A इसका करेक्ट आंसर होगा, B C D ये सारे गलत हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। तो करंट हम लोग को पता है कि करंट इज इक्वल टू हमें ये फॉर्मूला पता होगा NEAVD है ना,
बाकी सारी चीज हमें पता है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई हमें पता है, अगर हम लोग मेटल के केस में ले रहे हैं तो ये बेसिकली ये जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उसकी बेसिकली चार्ज की वैल्यू होती है ना। तो जैसे कंडक्टर्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ई की चार्ज हो गई, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ए बेसिकली हमारे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये जो हमारा यहाँ जो काम है दैट इज आई इज प्रोपोर्शनल टू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, where this Vd is basically what? This is basically drift velocity, है ना, this is drift velocity। तो I is proportional to drift velocity। अब यहाँ पे और एक चीज मेंशन किया हुआ है कि थर्मल वेलोसिटी। व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी? तो हम लोग जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे होते हैं ना, तो थर्मल वेलोसिटी भी हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो किसी टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्ज कैरियर्स जो होंगे उनकी रैंडम मूवमेंट होगी। तो वो जो रैंडम मूवमेंट है उसका अगर हम लोग एवरेज निकाले, सारे जो चार्ज कैरियर्स है, अगर हम लोग मेटल के केस में बात करें, कंडक्टर के केस में बात करें, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मूवमेंट का अगर हम लोग देखें किसी टेम्परेचर पे, है ना, सारे रैंडम मूवमेंट देखें तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में जो रैंडम वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। तो ये जो थर्मल वेलोसिटी है तो वो करंट को डिटरमाइन नहीं करती है ना। जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम लोग उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो बेसिकली करंट को कंट्रीब्यूट करती है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। वो हम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो ये बेसिकली क्या बोलता है, कोई भी एक जंक्शन है ना, जंक्शन में सपोज बहुत सारे इस तरह से हमने वायर, इस तरह से बहुत सारे वायर कनेक्ट किए हुए हैं, इसमें कहीं करंट I1 है, I2 है, सपोज I3 है, इस तरह से I4 है, I5 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इस तरह से हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ को देते हैं, है ना। मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज ये जो है दिस इज कोई एक जंक्शन है ना, दिस इज अ जंक्शन। तो किसी भी जंक्शन में नेट करंट कमिंग इन शुड बी इक्वल टू नेट करंट गोइंग आउट। मतलब किसी भी जंक्शन में जो नेट करंट है, नेट करंट की अगर बात करें दैट इज 0। अलजेब्रिक सम की अगर हम लोग बात करें, करंट की यहां पर बात हो रही है, करंट डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। यहां पर करंट, जितना करंट आ रहा है उतना करंट लीव भी होना चाहिए। तो यहां पर करंट का अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हम लोग बोल रहे हैं, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, जो कि हमने किया हुआ है, सम ऑफ करंट, है ना। और करंट किस तरह की क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका हमने अल्जेब्रिक सम लिया हुआ है। हमने ये नहीं देखा कि I1 किस एंगल पे आ रहा है या उसकी मतलब इस जो कंडक्टर है I1 जिसमें आ रहा है उसकी उसमें करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो सब हमें यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। हमें सीधा साधा हम लोग इसमें अल्जेब्रिक सम यहां पर यूज कर रहे हैं, अल्जेब्रिक सम, ठीक है, मतलब स्केलर सम हम लोग यूज कर रहे हैं, वेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर किसी, इसका जो बेसिस है, इसका जो बेसिक है वो क्या है कि किसी भी जंक्शन में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि कोई भी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं वहां पे कि किसी भी जंक्शन में कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए जितना चार्ज घुसा उतना चार्ज वहां से लीव कर जाना चाहिए, तभी तो एक्यूमुलेट नहीं करेगा। जितना चार्ज घुसा उस और कम चार्ज बाहर निकला तो कुछ चार्ज वहां पर रह गए ना, तो वो चीज हम लोग यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहां पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि किसी भी जंक्शन में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं है, तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज बाहर जाना चाहिए। दैट मीन जितना करंट घुसा उतना करंट निकल जाना चाहिए। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी। नहीं, करंट डेंसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। द फैक्ट दैट द मोमेंटम विथ विच अ चार्ज पार्टिकल अप्रोचेस अ जंक्शन इज अनचेंज्ड एज अ वेक्टर। नहीं, वेक्टर की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, ये मोमेंटम की तो बात ही नहीं चल रही है। जितना चार्ज आया उतना चार्ज निकलना चाहिए, सीधी सी बात है। द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन। तो यहां से डी ऑप्शन करेक्ट होगा और हम लोग बोल सकते हैं कि बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कंसिडर अ सिंपल सर्किट शोन इन फिगर
और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन बनाया हुआ है, स्टैंड्स फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, दैट मीन्स उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं। आर डैश कैन वेरी फ्रॉम आर नॉट टू इन्फिनिटी, और इस केस में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, आर डैश जो वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम आर नॉट टू इन्फिनिटी। ओके, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और बैटरी की जो बैटरी वी वोल्ट यहाँ पर दी गई है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आर दी हुई है, स्मॉल आर है। और यहाँ पे एक हमें कंडीशन दी हुई है, आर स्मॉल आर जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज लेस देन कैपिटल आर, जो ये रेजिस्टेंस दी हुई है। और आर नॉट की जो वैल्यू है ना, आर नॉट की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन दिस कैपिटल आर। तो ये बेसिकली हमारे पास में कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें बोली गई हैं, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरिड। ठीक है, आर डैश को अगर हमने वेरी किया तो देखो ये जो सर्किट है इसको अगर हम लोग रिड्यूस कर दें, अगर इसको सर्किट को हम लोग रिड्यूस करें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो V है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और AB के अक्रॉस में ऐसा बोल सकता हूं कि एक R इक्विवेलेंट लगा हुआ है, R इक्विवेलेंट है ना, इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और R इक्विवेलेंट हम लोग कैसा लिख सकते हैं, देखो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R और R डैश पैरेलल में, तो इसको हम लोग R डैश अपॉन R प्लस R डैश, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब जो ए पार्ट में बोला गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, जो AB यहां पर मैं बना देता हूं इसको, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज नियरली कांस्टेंट एट एज आर डैश इज वेरीड। तो जैसे जैसे आर डैश हम लोग वेरी करेंगे तो हमारा क्या वेरी करेगा, आर इक्विवेलेंट वेरी करेगा। तो अगर AB के क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, दैट मींस मेरा R इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना पड़ेगा, है ना, R इक्विवेलेंट को मेरा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो क्या ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो देखो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें तो R डैश अपॉन R प्लस R डैश, और R डैश की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, R नॉट टू इन्फिनिटी, R नॉट से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, R नॉट से इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो एक कंडीशन इसमें और दी हुई है कि जो R की जो R है दैट इज लेस देन R नॉट। तो ये चीज अगर कंडीशन है तो एक कंडीशन हमेशा आएगा कि R इज लेस देन R डैश, R हमेशा R डैश से बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल, मतलब R डैश बड़ा होगा, है ना, R डैश की मिनिमम वैल्यू ही R नॉट है और R नॉट ग्रेटर देन R है, तो R डैश जो होगा दैट इज ग्रेटर देन R। तो R डैश तो हमेशा R से कैपिटल R से बड़ा है। तो अगर ये चीज बड़ा है तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट में हम लोग R डैश में डिनोमिनेटर में हम लोग इसको जो R है कैपिटल R है इसको हम लोग यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं और ये हम लोग R डैश को हम लोग लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस वैल्यू इज R इक्विवेलेंट इज नियरली इक्वल टू दिस। तो यहां से हम लोग R डैश को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज नियरली इक्वल टू R, और R इक्विवेलेंट इज नियरली इक्वल टू R जैसे ही हम लोगों ने बोला तो R इक्विवेलेंट हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ गया कैपिटल R के बराबर, और हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज नियरली कांस्टेंट। तो A पार्ट तो हमारा यहां से करेक्ट हो जाता है ना। B पार्ट को देखते हैं, करंट थ्रू R डैश इज नियरली अ कांस्टेंट एज R डैश इज वेरीड। तो जैसे जैसे R डैश को हम लोग वेरी कर रहे हैं, बोल रहा है कि करंट जो है वो कांस्टेंट होगा, तो ये बात तो सही नहीं है। देखो ये जो करंट I करंट है, ये जो I करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 में और I2 में। तो जैसे जैसे हम लोग R डैश को वेरी कर रहे हैं तो R डैश के अक्रॉस जो करंट है वो चीज वो वेरी होगा, है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, वो वेरी होगा R नॉट से लेके इन्फिनिटी में तो बिल्कुल लगभग जीरो करंट उसमें चला जाएगा, ये लगभग R डैश जो है वो इन्फिनाइट हो गया, तो वो वाला पार्ट जो I2 है वो I2 विल बी जीरो, है ना, वो ओपन सर्किट हो जाएगा, I2 विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो बोल रहा है कि करंट थ्रू R डैश इज नियरली अ कांस्टेंट, नहीं ये चीज कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ ये बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 जो है दैट इज नियरली इक्वल टू बी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू I कैपिटल I, लेकिन I ऐसा बोल रहा है कि करंट थ्रू R डैश इज नियरली कांस्टेंट, तो वो चीज गलत नहीं है, वो चीज गलत है ना, तो B इज इनकरेक्ट। C में देखते हैं, करंट I डिपेंड्स सेंसिटिवली ऑन R डैश। तो देखो करंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो करंट हम लोग यहां पर कैसे लिख सकते हैं I दैट इज इक्वल टू
इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में अगर हम लोग करंट लिखना चाहें तो I इक्वल्स टू V अपॉन स्मॉल r प्लस R इक्विवेलेंट, ये हम लोग लिख सकते हैं। और R इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, R इक्विवेलेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R, है ना। तो दिस I इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो सेंसिटिवली डिपेंडिंग ऑन R डैश मतलब क्या कि थोड़ा सा R डैश को मैंने चेंज कर दिया तो I में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, ऐसी तो बात नहीं है। I इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, I इज मतलब नेग्लिजिबली चेंजिंग, क्योंकि R इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना। तो दिस इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट कि सेंसिटिवली मतलब थोड़ा सा R डैश को हम लोग ने चेंज कर दिया तो I बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो दैट इज इनकरेक्ट, है ना। अब डी पार्ट में बोला गया है कि I इज ग्रेटर देन इक्वल टू V अपॉन R प्लस R, तो क्या ये सही है? तो देखो यहां से हम लोग, यहां से देखो I जो हमने लिखा है V अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, और मैं ये चीज बोल सकता हूं कि R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन R, लेस देन और इक्वल टू कब हो जाएगा? जब R डैश इन्फिनिट, तो R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू R। इक्वल टू कब होगा? जब कैप R डैश की वैल्यू इन्फिनिट हो जाए, ठीक है। R डैश अगर इन्फिनिट हो जाए तो R इक्विवेलेंट R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस को अगर हम लोग यहां पर पुट करें, और ये हमने कैसे बोला कि दो रेजिस्टेंस कभी भी पैरेलल में कनेक्टेड होना तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज लेस देन स्मॉलर वन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा जो छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है ना, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उनका दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलर वन। दोनों में से जो छोटा रहेगा उससे भी छोटा, जैसे 1 ओम और 2 ओम दो रेजिस्टेंस को तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज लेस देन 1, है ना, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट अगर लेस देन इक्वल टू R है तो यहां से हम लोग यहां पर डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि I की जो वैल्यू है होगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू V अपॉन R प्लस R। ये चीज हमें डायरेक्टली यहां से समझ में आनी चाहिए, है ना, क्योंकि R इक्विवेलेंट इज लेस देन इक्वल टू R, तो ये जो क्वांटिटी है दैट इज ग्रेटर देन, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन V अपॉन R प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ जाती है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि D इज करेक्ट, तो A और D यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड मेटल्स इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ABCD ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जो रेजिस्टिविटी हम लोग लिखते हैं ना, रेजिस्टिविटी दैट इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। अब एक एक ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है। ए ऑप्शन में बोला गया है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद टेम्परेचर T। तो यहां पर जो N है ये बेसिकली N एज अ फंक्शन ऑफ T है, टेम्परेचर का फंक्शन है। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। नंबर ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एंड वॉल्यूम एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ए, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन में है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, तो टाउ वही रिप्रेजेंट करता है ना, टाउ तो वही चीज है। टाउ इज बेसिकली व्हाट? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बी ऑप्शन भी यहां से करेक्ट होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम है दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सी ऑप्शन में देखते हैं लेंथ ऑफ द मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो लेंथ से हमें मतलब ही क्या है? रेजिस्टिविटी तो बेसिकली लेंथ का फंक्शन होता ही नहीं है, तो लेंथ से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो सी तो गलत है साफ। डी ऑप्शन में देखते हैं मास ऑफ द चार्ज कैरियर्स इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मास कभी भी टेम्परेचर का फंक्शन इसमें नहीं होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज ए एंड बी, यहां से करेक्ट ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इन अ मीटर ब्रिज द पॉइंट डी इज अ न्यूट्रल पॉइंट। यहां से हम लोग देख सकते हैं यहां पर जॉकी लगाया हुआ है, पॉइंट डी एक न्यूट्रल पॉइंट है। द मीटर ब्रिज, अब यहां पर 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली मीटर ब्रिज का हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है ना। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, एक L1 लेंथ यहां से यहां तक दिया हुआ है, दिस इज लेंथ L1, और यहां से यहां जो है दैट इज 100 - L1, ये यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है।
तो मीटर अगर हम लोग इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से बैलेंस करें तो हम लोग बोल सकते हैं ना R/L1 दैट इज इक्वल टू S/100 माइनस L1। ये बेसिकली हम लोग यहां से बोल सकते हैं। तो R/S इज बेसिकली L1/100 माइनस L1। ठीक है, ये हमारे पास में दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर द सेट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब R और S के इस सेट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मीटर ब्रिज के कोई दूसरा न्यूट्रल नल पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन हम लोग ने लगाया है L1 पे, तो L1 बेसिकली ये जो कंडीशन हमने लगाया दिस इज माय नल पॉइंट का कंडीशन ना। नल पॉइंट का कंडीशन तो हमने यही लगाया ना, जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज या जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन लगाया है वही नल पॉइंट का कंडीशन है। तो यहां देखो L1 की मेरी एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, L1 को अगर हम लोग R/S के अगर हम लोग एक वैल्यू रखते हैं तो Ln की हमें एक सिंगल वैल्यू ही मिलती है, हमें 4-5 वैल्यू नहीं मिलती है, दूसरी वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही नल पॉइंट होगा। ये हमें इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, और इक्वेशन से अगर हमें नहीं देखना चाहते हैं, इक्वेशन से हमें नहीं देखना चाहते, हम थोड़ा समझना चाहते हैं, तो देखो इस चीज को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये जो बैलेंसिंग कंडीशन है, ये बैलेंसिंग कंडीशन क्यों आ रही है कि बी और डी का जहां पे पोटेंशियल सेम हो जाए, जिस जॉकी को हम लोग ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे ले जाए और जहां पर बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाए वहां पे नल पॉइंट हमें बेसिकली मिलने वाला है, बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाने पे। अब देखो ये जो चीज है हम लोग देखें तो ADC इधर वाला और A करके इधर जो रेजिस्टेंस से गया हुआ है, ये जो लाइन गई हुई है, ये दोनों पैरेलल में है। बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो बन रहा है ना। यहां से हम लोग देखो ये बेसिकली एक R इधर है ना, एक S इधर है और ये L1 लेंथ का जो रेजिस्टेंस है और एक 100 माइनस L1 इस तरह से। और यहां से बेसिकली यहां से हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है थ्रू जॉकी। तो बेसिकली क्या बन रहा है यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो बन रहा है। अब अगर हम लोग क्या करें, अब अगर हम लोग एक काम करते हैं, अगर हम लोगों ने जॉकी को लेफ्ट मूव करा, अगर इस जॉकी को हमने लेफ्ट मूव कर दिया तो नल पॉइंट जहां पर था इस पॉइंट पे नल पॉइंट हो रहा था, अब जॉकी को हमने यहां पर रख दिया, इस जगह पे जॉकी को ले आए, लेफ्ट मूव करा दिया जॉकी को, है ना। जॉकी को हम लोग क्या कर दिया, लेफ्ट मूव करा दिया। तो अब जो ड्रॉप होगा यहां से यहां तक जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप अब बेसिकली कम हो जाएगा। अब ड्रॉप अगर कम हो गया दैट मीन्स अगर हमने इसको डी पॉइंट को इधर ले आया है, इधर हमने ड्रॉप कम हो गया, मतलब अगर ये पोटेंशियल V था तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो V में ड्रॉप कम हो गया। अगर यहां पर हम लोग बोल दें दिस इज V डैश, है ना, और पॉइंट डी पे जो वोल्टेज था वो सपोज VD था और यहां पॉइंट बी पे जो वोल्टेज था दैट इज VB हम लोग बोल देते हैं। तो पहले क्या था, VB और VD बराबर था, अब ड्रॉप कम हो गया। अगर हमने इसको लेफ्ट मूव किया, जॉकी को हमने लेफ्ट मूव किया तो ड्रॉप कम हुआ, ड्रॉप कम हुआ मतलब V डैश इज ग्रेटर देन VD हम लोग बोल सकते हैं। ड्रॉप कम हुआ है, V से V डैश में ड्रॉप कम हुआ है, दैट मींस V डैश इज ग्रेटर देन VD। इस चीज को समझो, है ना, ड्रॉप कम हुआ है, V से कम अगर ड्रॉप हुआ है तो V डैश हम लोग है, ज्यादा ड्रॉप हुआ है तो VD हुआ, है ना। V डैश मतलब कम ड्रॉप हुआ है, तो कम ड्रॉप हुआ है दैट मींस V डैश है, तो V डैश की वैल्यू VD से बराबर है, जो पहले का नल पॉइंट VD था। तो अगर मैंने जो जॉकी है उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो हमें जो पोटेंशियल है वो ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पे डी पॉइंट जो जॉकी वाला जो पॉइंट है उसमें ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। उसी तरह से नल पॉइंट के बाद अगर हमने शिफ्ट किया तो पोटेंशियल हमें कम मिलेगा क्योंकि ड्रॉप बढ़ जाएगा, है ना। तो जिस पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे जो वैल्यू आ गई उसके बाद अगर हम लोग इधर उधर जाते हैं तो हमें बढ़ता हुआ या घटता हुआ हमें पोटेंशियल मिलता है, तो न्यूट्रल पॉइंट हमें फिर दूसरा न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर ये जो चीज इसने बोला है कि मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस, तो नो अदर न्यूट्रल पॉइंट, बस यही न्यूट्रल पॉइंट होगा, क्योंकि इस न्यूट्रल पॉइंट से हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, राइट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जो न्यूट्रल पॉइंट है वहीं पे पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ डी बराबर है, तो सिर्फ यही पॉइंट हो सकता है, तो ए करेक्ट है, एक ही पॉइंट हो सकता है। और ये हमें इक्वेशन से भी पता चल सकता है कि एक सिंगल वैल्यू हमें यहां पे मिल रही है। बी पार्ट में देखते हैं, व्हेन द जॉकी कॉन्टैक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन मीटर वायर लेफ्ट ऑफ डी, करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम द वायर। तो अभी हमने देखा, हमने अगर जॉकी को इधर शिफ्ट किया, इधर गैल्वेनोमीटर या जॉकी को अगर हमने
जॉकी को इधर शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया, तो जो पोटेंशियल है वी डैश ये बढ़ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल वी डैश बढ़ जाएगा कंपेयर टू दिस पॉइंट बी का पोटेंशियल, क्योंकि पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम था। अब हमने इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, लेफ्ट को शिफ्ट किया तो वी डैश का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा मतलब करंट की किसकी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगी। तो वी डैश जो करंट फ्लो होगी वो इधर से इधर इस डायरेक्शन में बी की तरफ फ्लो होगी, है ना। और ये थ्रू गैल्वेनोमीटर होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ जो कि कनेक्टेड है ना, उसको हमने उसके साथ में कनेक्ट किया है, तो थ्रू गैल्वेनोमीटर ये टुवर्ड्स बी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे ये जो है ना वो बी ऑप्शन में थ्रू गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सा ये चीज मेंशन करना चाहिए था, तब ये पूरी तरह से यहाँ से सही हो जाता। तो मैं थ्रू गैल्वेनोमीटर मानते हुए बी को यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज थोड़ा लिखना चाहिए था, अदरवाइज ठीक है, इसमें थोड़ा सा लोग इसी चीज की वजह से इसको गलत भी बोल देते हैं कोई लोग, लेकिन गलत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह से वायर में टुवर्ड्स वायर के थ्रू होते हुए बी में करंट टुवर्ड्स बी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में बोला गया है कि अगर हमने इसको राइट में शिफ्ट किया, अगर हमने ये जो जॉकी था इसको इधर राइट में शिफ्ट किया, है ना, राइट में शिफ्ट किया, डी पॉइंट इधर शिफ्ट कर गया, तो अब ये डी पॉइंट अगर यहाँ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ जो पोटेंशियल जो है वी डैश, अभी यहाँ से वी डैश है, तो दिस वी डैश इज लेस देन वी बी, और लेस देन वी बी है, तो अब जो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी करंट की डायरेक्शन। तो जो सी पॉइंट है वो शायद वही बोलना चाह रहा है, सी पॉइंट भी सेम वही चीज को बोल रहा है ना। व्हेन द जॉकी कॉन्टैक्ट एट अ पॉइंट ऑन द मीटर वायर टू द राइट ऑफ द डी, करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू द वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस तरह से वायर में करंट फ्लो होगी। डी पॉइंट में बोला गया है व्हेन आर इज इंक्रीज्ड, आर को हमने इंक्रीज किया, इस आर को हमने इंक्रीज किया, बाकी इसको हटा दो, आर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स टू लेफ्ट। अगर हमने आर को इंक्रीज किया, हमने यहां पर आर को इंक्रीज किया, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, जो गैल्वेनोमीटर का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किधर शिफ्ट होगा, आर को हमने इंक्रीज किया, देखो आर को हमने इंक्रीज किया, और पोटेंशियल सेम पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किया हुआ है ना, आर को हमने सेम पोटेंशियल अप्लाई किया, आर को हमने इंक्रीज किया, तो आर के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ गया। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो ये वाला जो है ना इक्वेशन आर बाई एस इक्वल्स टू, आर को अगर हमने इंक्रीज किया तो मेरा L1 क्या हो जाएगा, L1 इंक्रीज करेगा। L1 इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ है ये इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ नहीं। L1 इंक्रीज हुआ ना, तो गैल्वेनोमीटर किधर शिफ्ट होगा, वो इधर यहाँ पर कहीं हो गया, L1 इंक्रीज हो गया तो गैल्वेनोमीटर आगे की तरफ मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो डी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन कवर कर लिया है, और इसमें हम लोग पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे चैप्टर से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स से हमने इसमें मैंने ट्राई किया है कि इसमें हम लोग सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर ले, और वो लगभग सारे के सारे टॉपिक्स में हमने कवर किए हैं। तो होप आपको ये जो MCQ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से कोई भी डाउट होगा वो हम लोग फिर 1-to-1 डिस्कस भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।